हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी MCQ सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, और आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना की कोशिश करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर आज आप करने की कोशिश करेंगे और फिर लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना कितना स्कोर रहा। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सब लोग आज अपना कमेंट में मुझे स्कोर बताएं ताकि मुझे एक आइडिया लगे। और कोशिश कीजिए अपना जो आप कमेंट लिखते हैं ना वो इस तरीके से लिखिए कि हिस्ट्री में इतना हमने कर पाया, मतलब मुझे ये पता चलना चाहिए कि ज़्यादातर लोग किस एरिया से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग बताएंगे तो आइडिया लग जाए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्कोर के साथ नहीं भी लिखेंगे तो भी सीधे बता सकते हैं कि ये एरिया है जो दिक्कत वाला है, ये एरिया कंफर्टेबल वाला। ठीक है, इसके अलावा और कोई सजेशन हो वो भी आप ज़रूर इसमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसका मैक्सिमम अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपर पेन लेकर के बैठिएगा। ठीक है, प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पेपर पेन साथ में रखिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व साथ में कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में मौजूद है ना। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हाँ, मोहनजोदारो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में मौजूद है। और दूसरे में कह रहे हैं कि हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। ठीक है, एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसमें कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। पहला, दूसरा, दोनों सही है या कोई भी नहीं है सही। ठीक है, जल्दी बताइए। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन में पहला वाला स्टेटमेंट पढ़िए आप कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में मौजूद है। ये पार्ट इसलिए गलत हो गया क्योंकि योग की मुद्रा में नहीं है, वो ध्यान की मुद्रा में मौजूद है ना, ध्यान की मुद्रा में। ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना भी ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी साइट्स हैं, हड़प्पा आपकी, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, जितनी भी हैं उन सब से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। तो एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी आप बुक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी, और उस लिस्ट में आप एक देखो, सबको याद नहीं किया जा सकता, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो एक तो बहुत सारे उसमें ही मिल जाएंगे, तो वहाँ से याद हो जाएंगे। इसके अलावा वो लिस्ट को एक बार पढ़ लीजिए, है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं। अब क्या होता है कि जैसे कि पुरानी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो जो चीज़ें मिली होती हैं उनसे एक अर्थ निकलता है कि ये चीज़ मिली है, इसका मतलब है कि इस तरह की सोसाइटी रही होगी, है ना। आज जो हमारे आसपास चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये मान लीजिए कि अगली किसी और खुदाई में मिले। ठीक है, तो फिर अंदाज़ लगाया जाएगा ना कि इस तरह की कोई सीरीज़ जो है वो मिशन IAS प्री 2024, मतलब 2024 वाले लोग इस समय मौजूद थे, इस तरह का अनुमान लगाया जाएगा ना। तो ये सब आपको याद करना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है कि हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट सही है। इसके मतलब क्या है, आप क्या अंदाज लगा पा रहे हैं यहाँ से? देखिए, इस तरह की जो मूर्ति अगर मिली है तो यहाँ से अंदाज लगाया जा सकता है कि लोग इसको क्या है कि इस मूर्ति को उर्वरता की देवी, है ना, इसके नाम से पूजते होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो उससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि उर्वरता की देवी के नाम से इसको पूजा जाता होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये सही है, और पहला वाला है जो ये गलत है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 14वीं शताब्दी में भारत आए वेनिस निवासी मार्को पोलो ने उत्तर भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है, और मार्को पोलो ने लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः ठीक है, पूर्णतः सुरक्षित थे। ठीक है, पूर्णतः सुरक्षित थे, राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन से सत्य हैं, बताइए। देखिए,
पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो मार्को पोलो वेनिस निवासी हैं, बताइए। बिल्कुल है, ठीक। तो ये बात तो सही है, लेकिन यहां पर ये देखिए 14वीं शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी में नहीं आए हैं, ये आए हैं 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13th में। 14वीं में जो आए हैं वो कौन है जो फेमस है 14वीं शताब्दी में? कौन था वो? मोरक्को से जो आया था, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता, ठीक। ये आए हैं, किसके टाइम पे आए थे ये? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, ठीक है। खैर, अगर इसके बारे में देखेंगे तो 14वीं शताब्दी में आए, 14वीं शताब्दी में भारत आए वेनिस निवासी मार्को पोलो ने उत्तर भारत, ये पार्ट भी गलत है, उत्तर भारत नहीं, दक्षिण भारत, ठीक है। कैसा? दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो मार्को पोलो ने लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। ये बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है और ये आपको प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस अगर आपने लगाए होंगे तो ज़रूर आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं सॉल्व किया है ना। ये लाइन याद आ रही है? तो ये प्रीवियस ईयर से ही उठाई हुई लाइन है, लेकिन ये किसके संदर्भ में लिखी गई है? ये इब्न बतूता ने ऐसा कहा था, ठीक है, ये इब्न बतूता ने ऐसा कहा था, ना कि मार्को पोलो ने। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो दोनों ही गलत है, डी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी। आगे बढ़िए, अगला है टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें। टीपू ने 1796 के बाद एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की थी। दूसरा स्टेटमेंट है आंग्ल मैसूर युद्ध में वह मैसूर के द्वार पर लड़ता हुआ मर गया। तीसरा, उसने मैसूर में स्वतंत्रता वृक्ष लगाए और जैकोबियन क्लब का सदस्य भी बना। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन सही हैं या कोई भी सही नहीं है? बताइए। टीपू सुल्तान से संबंधित बताइए। देखिए, टीपू सुल्तान वर्ष 1796 में के बाद एक आधुनिक नौसेना इन्होंने खड़ी की, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि जिसके पास भी नौसेना थी, अगर ब्रिटिश की आप बात करेंगे, तो वो इतना ज़्यादा आधिपत्य क्यों जमा पाए? अपनी नौसेना के बल पर, है ना। क्योंकि जब आपके पास मतलब अगर आप अंदर की बात करेंगे तब तो ठीक है, आपस में लड़ने के लिए थल सेना ठीक है, लेकिन जब आप दूसरी जगह पर जाएंगे कैसे? बीच में तो समुद्र है, तो नौसेना इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, ठीक है। तो नौसेना बिल्कुल सही बात है कि ये टीपू ने यहाँ पर खड़ी करने की कोशिश की। दूसरा, एंग्लो मैसूर वॉर, जो आंग्ल मैसूर वॉर मतलब आपका एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, उसमें मैसूर के द्वार पर लड़ता हुआ मर गया टीपू। तो ये वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि टीपू सुल्तान की मौत कब हुई है? 1799 में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी बताइए। और एंग्लो मैसूर और मैसूर के द्वार पर यहां पर लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। श्रीरंगपट्टम, है ना, श्रीरंगपट्टम के द्वार पर होना चाहिए था। ठीक है। और उसने मैसूर में नहीं, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब की सदस्य भी बना। ठीक है। अब यहां से जो ये ट्री ऑफ लिबर्टी, आप स्वतंत्रता वृक्ष या जैकोबियन क्लब बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि वो फ्रांस की जो सभ्यता थी उससे काफी ज्यादा प्रभावित थे और उन्होंने यहाँ से उनके लिंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी लिंक देखने को मिलते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो स्वतंत्रता वृक्ष है वो मैसूर में नहीं लगाया गया, वो आपके श्रीरंगपट्टम में लगाया गया है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट सही है, तो एक सही है यहाँ पर, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एनी बेसेंट से संबंधित कथनों पर विचार करें। एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में मुंबई में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरा, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष के लिए चुना गया और वह कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी। उपर्युक्त में से कितने कथन हैं जो वो सत्य हैं? बताइए, कितने कथन सत्य हैं यहाँ पर?
देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में, देखिए होम रूल लीग, ये जो आप नाम सुनते हैं होम रूल लीग के साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, पहले तो नाम मुझे बताइए। एक एनी बेसेंट और दूसरे कौन है? बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो इन दोनों का जो होम रूल लीग है उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सितंबर 1915, तो सितंबर 1915 नहीं होना चाहिए, 1916 होना चाहिए, ठीक, एक चीज। दूसरी चीज, मुंबई लिखा है यहां पर, तो मुंबई नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मद्रास होना चाहिए, मद्रास से स्टार्ट किया था, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो 1917 में, बिल्कुल सही बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुंबई अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष नहीं चुना था, उन्हें चुना गया था कलकत्ता अधिवेशन में। यह भी गलत हो गया है ना, कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन है जो, उसमें उनको अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद वह कांग्रेस अध्यक्ष चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी, यह बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाता कि प्रथम भारतीय महिला थी तो क्या होता? अगर स्टेटमेंट यहां पर लिखा होता कि वो प्रथम भारतीय महिला थी, तो आंसर क्या होना चाहिए था? बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो यहां पर दो गलत हो गए और एक सही है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से रिलेटेड है। 10 तारीख से बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, शाम के 6 बजे। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 भाषाओं में, हिंदी में, इंग्लिश में और बाइलिंगुअल में, तीनों में ये मौजूद है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये 3 तरीके के यहाँ पर आपको वर्जन दिख रहे होंगे, जिसमें कि अगर आप 18 महीने में कोर्स खत्म करना चाहते हैं तो सिल्वर लें और 23,999 इसके तहत आपको पे करने होंगे। 30 महीने के लिए 26,999 और 42 महीने के लिए 29,999, ठीक है। कोड कौन सा इस्तेमाल करना है? ओम लाइव, याद कर लीजिए इस कोड को। स्टडी IQ में कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहेंगे तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आपको सबसे कम दामों में वो जो प्राइस है वो मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स है जो वो सबसे कम दामों में मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 10 अक्टूबर से शुरू हो गया, तो लेट मत करिए, अभी भी अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। चलिए, शाम को 6 बजे का बैच है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कश्मीर हिमालय की झीलों पर विचार करें। डल झील और वुलर झील मीठे पानी की झील है, और पैगोंग सो और सोमुरुरी झील है जो ये खारे पानी की झील है। बताइए कौन सा कथन है जो सत्य है? बताएं जल्दी। अभी तक क्या रहा आपका हिस्ट्री का स्कोर? अभी तक का स्कोर जल्दी बताएं जरा, क्या रहा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या है कि इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता, मज़ा आता है कि नहीं, मज़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। एक जो फीलिंग आनी चाहिए ना कि आज हम सारे करेंगे, आज हम सारे सही करेंगे, उस ज़ील के साथ जब आप मान लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उस चीज़ को एक्टिव फील करने लगेगा, ठीक है। आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, डल झील और वुलर झील है जो मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। और जो आपकी पैगोंग सो और सोमुरुरी झील है, ठीक है, कश्मीर हिमालय की जो झील है उनके बारे में है, और ये भी आप ये खारे पानी की झील है, याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी झीलें हैं जो रामसर साइट में है, ठीक है, रामसर। इनमें से कौन कौन सी झीलें हैं जो कि रामसर साइट का हिस्सा हैं, ठीक है, बताइए। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही सही हो गए, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखें। निम्नलिखित भू आकृतियों पर आपको विचार करना है। गोखुर झील मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नदी के उच्चतर फैलाव में अवस्थित होती है, और जब नदी का पानी घुमावदार मार्ग में प्रवाहित होता है तो अवतल किनारे पर अपर्दन और उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। गोखुर झील के बारे में है। गोखुर झील पता है आपको? ऑक्सबो लेक, लिख देता हूं मैं, ऑक्सबो लेक, ये शब्द सुना है, ठीक है। ऑक्सबो लेक या गोखुर झील एक ही बात होती है, ठीक है। बताएं जल्दी। देखिए, पहले स्टेटमेंट में आपको बताया गया कि गोखुर झील, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं गोखुर झील होती क्या है। तो यहां सेकंड स्टेटमेंट से शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, नदी है, अब वो नदी बह रही है, ठीक है। तो नदी का जो बहाव है वो कैसा होता है? ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे घुमावदार,
ऐसे तो होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। बट होता क्या है कि जो टोपोग्राफी है, मतलब कि भू आकृति है, तो उस भू आकृति के अनुसार पानी अपना डायरेक्शन में बह रहा है, लेकिन समय समय पर वो क्या है, अपना स्थान बदलता रहता है। पानी के बहाव की भी उसका एक वजह हो जाता है। कई बार कितना वो पानी लेकर के जा रहा है, कई बार भू आकृति बदल गई नीचे से, मतलब मान लीजिए कि कोई गड्ढा हो गया तो वहाँ पे पानी भर जाएगा, है ना, थोड़ा सा झुकाव आ गया या फिर ढलान हो गई तो वो दूसरी तरफ बह जाएगा। तो इस वजह से आपको ये पता है कि बदलता रहता है। ठीक, हम गोखुर झील की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से मान लीजिए चल रहा है। तो जो घुमावदार है ना, घुमावदार मार्ग में ये प्रवाहित होता है। तो ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि अवतल किनारे पर अपर्दन। अब आप ऐसे समझो, यहाँ से पानी जब ऐसे जाएगा तो यहाँ से तो कुछ कुछ चीजें लेकर के जाएगा ना, सेडिमेंट्स जो होंगे, अवसाद होंगे जो, वो उनको सबको लेकर के जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर तो ये अपर्दन हो गया क्योंकि इस भूमि को साथ में भी ले जाएगा, वो थोड़ी सी काट देगा। अब क्या होगा, और यहाँ पर ये आकर के इकट्ठा हो जाएगा। ये जो साथ में सेडिमेंट लेके आया है वो कहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, इस जगह पे तो इकट्ठे होंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी होंगे। तो ये सब क्या है, वो साथ लेकर के जाएगा और यहाँ पर इकट्ठे कर देगा, है ना, इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अवतल किनारे पर अपर्दन होता है और उत्तल किनारे पर निक्षेपण होता है। ठीक है, दूसरा तो सही है। अब पहले स्टेटमेंट की ओर हम जाएंगे तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट तो आप समझ गए, लेकिन होता क्या है कि धीमे धीमे जब नदी अपना कोर्स बदलती है तो कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये वाला जो पोर्शन पानी यहाँ पर आया और फिर उसके बाद ये हिस्सा ऐसे ऐसे करके धीमे धीमे क्या हुआ कि ये यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, और अगली बार जो उसका बहाव आया वो ऐसा करके ऐसे चला गया। तो यहाँ पर एक छोटा सा अलग से एक नदी जैसी बन गई, ऐसी सेपरेट। मतलब ये जो बहाव है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मैं फिर से बना देता हूँ डायग्राम, उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन ये आप समझिएगा इसको। मैंने जो कहा वो ये है कि ये, ठीक है, मतलब यहाँ से पानी ऐसे आया और यहाँ इकट्ठा हुआ। अब धीमे धीमे क्या होता है कि इसका जो कोर्स बदलता है, मतलब नदी का जो बहाव है वो धीमे धीमे बदल गया। तो इस जगह पे वो क्या किया उसने कि ये हिस्सा वो छोड़ के आगे आगे चली गई। तो यहाँ पे तो पानी भरा रह गया, एक झील जैसा बन गया। ठीक है, और नदी का बहाव है जो वो यहीं से हो गया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, नदी का बहाव है जो वो इधर से ऊपर से निकल गया। अब ये हिस्सा जो रह गया है ना, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये हिस्सा जो रह गया ये अपने आप में एक झील बन के आ गया, जिसको हम गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, ये है उसी का कोर्स, लेकिन बहुत सालों बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो अलग झील है, जबकि वो अलग नहीं है, वो उससे ही बन के मिल के बना है। ठीक, तो ये होता है गोखुर झील। तो गोखुर झील मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नदी के उच्चतर फैलाव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये छोटा सा हिस्सा छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द लिखा है जो उच्चतर, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निम्नतम होना चाहिए था, सब छोटा हिस्सा छूट जाता है, बड़ा हिस्सा नहीं, उच्चतर फैलाव नहीं है। ठीक है, छोटा हिस्सा है जो वो यहाँ पर छूट जाता है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट है जो वो गलत हो जाएगा, ना कि उच्चतर। तो इसलिए क्या हुआ, दूसरा सही है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, दूसरा सही पहला गलत। आगे बढ़ते हैं। रियो अभिसमय, रियो कन्वेंशन की बात यहाँ पर हो रही है। अर्थ समिट पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहले भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, अगर वो नए हैं तो सबसे पहले तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर पता नहीं क्यों कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, आप लोगों के पैसे थोड़ी लग रहे हैं इस चीज़ में। शेयर कीजिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, है ना, कहने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन जितने लोग इसका लाभ उठा रहे हैं उतने लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, उतने लोग इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इसकी रीच बढ़ पाए और हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, देखिए रियो समिट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बदलना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग हैं पहले से जुड़े हुए हैं वो तो साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने पीछे के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो पीछे की वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी नाम से बनी हुई है, मिशन आईएएस प्री 2024 एमसीक्यू। ठीक है, इसी नाम से बनी हुई है, इसमें जाइए और सारे आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके देखिए क्या स्थिति है आपकी। ठीक है, और इसकी जो फाइल है, जो आपका PDF है, वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड भी करें। कहाँ है टेलीग्राम, वो मैं लास्ट में बिल्कुल जब ख़त्म होगा ना लेक्चर, तो लास्ट में जो स्लाइड है उसमें टेलीग्राम दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए रियो
समिट है, जो रियो कन्वेंशन है, जो उसके संबंध में कुछ कथन है। जैव विविधता पर कन्वेंशन अभी समय, एजेंडा 21 और मरुस्थलीकरण से लड़ने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। इसमें से कितने हैं जो वो पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी सम्मेलन मतलब अर्थ समिट 1992, अर्थ समिट भी कहते हैं ना इसी को, क्योंकि ये हुई कहाँ थी, रियो डी जेनेरियो में, तो इसलिए इसको रियो कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसमें से कितने हैं जो उसमें अधिसूचित हैं, बताइए। ये तीनों उसी का पार्ट है, बताइए कौन कितने हैं जो उसका पार्ट है। तो देखें, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD, ठीक, ये उसका पार्ट है। उसके अलावा मरुस्थलीकरण वाला आपका यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, UNCCD है ना, ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा एक और पार्ट है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो UNFCCC, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये तीन इसका पार्ट है, एजेंडा 21 इसका पार्ट नहीं है। ये किससे संबंधित है, ये सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज में जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं जिसको इंक्लूड किया गया, वो ये उससे संबंधित है। ठीक, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला और तीसरा यहां पर सही, यानी कि दो सही हो गए, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस वाला जो पोर्शन है एनवायरनमेंट का, पारिस्थितिकी वाले जो पोर्शन है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन वाला हिस्सा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लक्ष्य क्या है, CBD के लक्ष्य पर हम वैसे चर्चा कर चुके हैं, 3 लक्ष्यों पर हमने ऑलरेडी चर्चा की थी, वो पिछले वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके पीछे देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूक्रेन का अधिकांश भाग समतल है, यहाँ पहाड़ केवल पश्चिम कार्पेथियन या क्रीमियन पेनिनसुलार है जो, ठीक है, के दक्षिण में पाए जाते हैं, पहला। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और जो यूक्रेन है इसका वॉर हुआ अभी, क्योंकि एक और युद्ध छिड़ गया है जिसको इजराइल वाला जो है। ठीक है, तो अभी यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन का अधिकांश भाग कैसा है, समतल है, और यहां पहाड़ कहां पर है, केवल पश्चिम वाले पार्ट में और आपका क्रीमिया वाले पार्ट में, ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि देश का उपजाऊ मैदान जिसे स्टेपीज कहा जाता है ना, देश का उपजाऊ मैदान जिसे स्टेपीज कहा जाता है, गेहूं जैसी फसल उगाने के लिए आदर्श है। तीसरा, यूक्रेन को कभी कभी यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, इसमें से बताइए कि कितने कथन है जो वो यूक्रेन की भौगोलिक परिदृश्य के बारे में सत्य हैं, बताएं जल्दी। एक सही है, दो सही है, तीनों सही है, या कोई भी सही नहीं है, बताइए। देखिए, पहला स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो कि कह रहा है कि यूक्रेन का अधिकांश भाग समतल है, मैक्सिमम इसमें क्या प्लेन एरिया आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो पहाड़ है वो कहाँ पे मिलेंगे, आपका जो वेस्टर्न साइड है, जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ईस्टर्न कार्पेथियन प्लेट्यू है जो, वो आपको देखने को पठार मिल जाएगा, कार्पेथियन पठार है जो, वो मिलेगा। और नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो एक क्रीमियन पेनिनसुलार है, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो पहाड़ी क्षेत्र है। मैं आपको मैप में दिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है जो, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, देश के उपजाऊ मैदान, अगर आप टोटल सभी मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे तो उसमें आपको पता है कि अभी ये जो वॉर हुआ, इसमें अगर ये नहीं भी पता तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको इतना तो पता है कि जब ये वॉर हुआ तो एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही थी, वो क्या आ रही थी कि देश में खाद्य संकट आ रहा है, खाद्य संकट आ रहा है। ठीक है, तो सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई वॉर वहाँ पे चल रही है तो पूरे विश्व कैसे प्रभावित हो गया खाद्य संकट से। ठीक है, तो यानी कि इसका ये कनेक्शन तो है ही है कि भाई खाद मतलब वहाँ पर जमीन है जो वो उपजाऊ होगी, है ना, खाद्य सामग्री है जो वहाँ पर, कृषि वगैरह अच्छी होती होगी, तो स्टेपीज है जो वो वहाँ पर मैदान वहाँ पर पाए जाते हैं, और स्टेपीज के मैदान में जो है वो गेहूं जैसी फसलें हैं जो, उसके लिए वो आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो आप अंदाज लगा सकते हैं। यूक्रेन को कभी कभी यूरोप की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अब इसको एक बार मैप में देख लीजिए फटाफट, क्या है ये देख लीजिए, है ना, ये आपका यूक्रेन का मैप है। ये यहाँ पर ये ब्लैक सी है, ये काला सागर, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन है जो ये काला सागर है, ये है आपका सी ऑफ अजोव,
अजोव का सागर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी बताया क्रीमिया, वो देखिए साउथ में, ये इसका हिस्सा, ये ठीक है, ये साउथ में है जो, ये क्रीमिया है, ठीक है, ये वाला, ये आपका क्रीमिया है। ये इधर का क्या है, ये रशिया है, ठीक है, रशिया से इधर ये क्रीमिया है। क्रीमिया के जो ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको पहाड़ी दिखेगा, नीचे वाला, क्रीमिया का नीचे वाला जो हिस्सा है, ये आपको पहाड़ी हिस्सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका ये देखिए यूक्रेन का जो ये वेस्टर्न साइड है, इसमें यहाँ पर ये कारपेथियंस है, ठीक है, कारपेथियंस, तो ये इस जगह पर भी पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार इसको है ना अच्छे से देख लीजिएगा, इधर पोलैंड है, बेलारूस है, स्लोवाकिया है, आपका हंगरी है, उसके बाद रोमानिया है, और आपका इधर रशिया है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैप बेस्ड भी आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। कौन सा यहाँ पर स्ट्रेट, यहाँ पर बताइए कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर कोई एक जल डमरू मध्य है, मतलब स्ट्रेट है, तो कौन सा स्ट्रेट है, ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार साथ साथ नहीं चलते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं, बताइए जल्दी। देखिए पहले स्टेटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो मौलिक अधिकार वे सभी आदर्श शामिल हैं, मौलिक अधिकारों में वो सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। बताइए जल्दी। देखिए यहां पर अगर आप एम्स एंड एस्पायरेशंस की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, तो आदर्श की बात डीपीएसपी के लिए की जाती है ना, आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके लिए की जाती है। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज लिखी है उसका पालन करना है ताकि राज्य हमारा इस तरीके का हो पाए। मतलब राम राज्य अगर हमें बनाना है तो सारे डीपीएसपी को हमें पालन करना होगा, ठीक है। इस तरीके के नियम होने चाहिए कि सारे डीपीएसपी हैं जो वो हमारे जो शासन व्यवस्था है उसमें वो लागू हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये मौलिक अधिकार के लिए बात कह रहे हैं तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा, मौलिक अधिकार प्रकृति में नकारात्मक होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब ये जो मौलिक अधिकार हैं जो वो क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, आकर के एक आम नागरिक को पावर देते हैं कि वो गवर्नमेंट की किसी भी जो नियम है उसको अगर वो भेदभावपूर्ण है तो वो वहाँ पर चैलेंज कर सकता है उसको। तो इस वजह से इनको क्या है, नकारात्मक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर तीसरा देखेंगे तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी और मौलिक अधिकार है जो वो साथ साथ नहीं चलते, ये स्टेटमेंट नहीं की वजह से गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। ये कैसे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि एक बड़ी लंबी बहस है ये फंडामेंटल राइट और आपका डीपीएसपी को लेकर के, और इसका जो कंक्लूजन है बाद में फाइनली, क्योंकि हमेशा ऐसी चीज रहेगी, कहाँ से शुरुआत होती है इसकी, ये जो लैंड रिफॉर्म वाला पार्ट है, ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, और फिर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वाक्य बोला वो यही है कि जो आपका डीपीएसपी और जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में नहीं खड़े हैं, ठीक है। देखने में या पढ़ने में ज़रूर ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से सरकार नियम बनाती है डीपीएसपी से और मौलिक अधिकार उसको का उल्लंघन करते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार जो है वो आपको पावर देते हैं ताकि आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, लेकिन ये अगेंस्ट में नहीं है एक दूसरे के, ये इसलिए दिया गया है ताकि कहीं किसी नागरिक के साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। इसलिए तो आपको इसको किस भावना से देखना है, पूरक की भावना से देखना है, ठीक है। तो ये वाला है जो गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक सही है, यहाँ पर तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सही है बस, बाकी पहला और तीसरा गलत है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना,
ये तीनों चीजें हैं जो ये किस अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं, बताइए बताइए। 39, 40, 41, 42, बताइए जल्दी बताइए, किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं अनुच्छेद 39 से। ए आंसर इसका हो जाएगा। क्या है अनुच्छेद 39 में, क्या क्या चीजें हैं? ये सारी चीजें हैं। देखिए, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होना चाहिए, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना और पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आर्टिकल 39 के तहत समाहित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का जो पार्ट 10 है, संविधान का जो पार्ट 10 है, भाग 10 है जो, उसमें अनुच्छेद 244 और 244 ए है जो इसके साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखते हैं। ठीक है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है, बताइए जल्दी। पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं। देखिए, पहला स्टेटमेंट है जो वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भाग 10 में है, पार्ट 10 का पार्ट है, और आर्टिकल 244 और 244 ए है जो वो इसी से रिलेटेड है। आपका जो शेड्यूल्ड एंड द एसटी वाला जो आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है। ठीक है, कितने क्षेत्र हैं? ठीक है, 10 स्टेट्स हैं जिसमें कि ये क्षेत्र हैं जो शामिल हैं। चलिए, अगला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि राज्यपाल नहीं रखते हैं, राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति अधिकार रखते हैं। ठीक है, लेकिन राज्यपाल का परामर्श इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट है जो वो गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा को पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया है। पीआईडीएफ योजना का उद्देश्य टियर 3 से टियर 6 सेंटरों, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में पीओएस, क्यूआर कोड जैसे भुगतान स्वीकृत बुनियादी ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहन करना है। बताइए इनमें से कौन सा सत्य है, बताइए जल्दी। देखिए, पहला स्टेटमेंट जब आप देखेंगे तो आरबीआई ने पीएम विश्वकर्मा को पीआईडीएफ योजना के तहत शामिल किया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पीएम विश्वकर्मा क्या है? पीएम विश्वकर्मा क्या है कि ये जो आपके जो कारीगर होते हैं, है ना, जैसे आपके मोची हो गया, आपका मूर्तिकार हो गया, ये सारे लोग हैं जो कारीगर हैं, जो भी उनको प्रोत्साहन देना है यहाँ पर। अब जो कारीगर है, अगर वो छोटा कोई ऐसा काम कर रहा है जो हाथ से बना हुआ काम है, ठीक है, अब उसकी उतनी ज़्यादा वहाँ पर सेल नहीं है, उतनी ज़्यादा बिक्री नहीं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर क्या है कि प्रमोट किया जाएगा। तो उसके लिए, प्रमोशन के लिए क्या चाहिए, वहाँ पर पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके तहत इन्होंने एक व्यवस्था की है कि आप लोन ले लीजिए। तो 3 लाख तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, नो कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल फ्री, गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ब्याज है जो वो भी 5% का ही देना है। ठीक है, तो इससे इनको बढ़ावा मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा ये क्या है, पीआईडीएफ योजना क्या है? पीआईडीएफ है जो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात करता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके तहत क्या किया गया है कि टियर 3 से लेकर के टियर 6 सेंटर है, मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं या जगहें हैं जो छोटी छोटी, या फिर उत्तर पूर्वी राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इन जगहों पर क्या करेंगे, आपके पीओएस मशीन, पीओएस देखा है आपने, जिससे आप कार्ड स्वैप करते हैं, वो सब वाली मशीन, उसके अलावा क्यूआर कोड हो गए, इस तरह की चीज़ें हैं जो वो मौजूद वहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो ये यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धारा सरसों हाइब्रिड
ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11, ये आपको ध्यान में रखना है। DMH11 क्या है? DMH11 है जो ये एक हाइब्रिड बीज है जो कि अभी ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंट में एक जो केस फाइल किया था उसमें DMH11 है जो उसकी स्वीकृति को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है सिर्फ BT कॉटन ही एक इकलौता ऐसा हाइब्रिड सीड है जो कि चलता है, ठीक है, जो कि कॉमर्शियल लेवल पर चलता है। लेकिन हमें क्या है, सरसों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी हम पाम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं और पाम ऑयल कैसा है? बहुत खतरनाक है, इसलिए हमें सरसों की रिक्वायरमेंट है। और सरसों के लिए कौन पूर्ति कर सकता है? DMH11 कर सकता है, लेकिन अभी ये ट्रायल को फेल कर चुका है, जिसकी वजह से वापस चर्चा में आ गया है। तो खैर, स्टेटमेंट है कि DMH11 एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसजेनिक सरसों है, सही स्टेटमेंट है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांटेशन द्वारा विकसित किया गया है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और GEAC है जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, जो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, के विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव हैं जो वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद कर लीजिए, ठीक है। तो कितने कथन सही है? तीनों कथन सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोनोकल्चर एक समय में एक खेत या कृषि प्रणाली में एक ही फसल, पौधे या पशुधन प्रजाति, किस्म या नस्ल को उगाने की कृषि पद्धति है, ठीक है। दूसरा देखें, पूसा 44 की उपज अधिक है लेकिन विकास अवधि है जो वो कैसी है? लंबी है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो वो सही है? बताइए जल्दी। देखिए, मोनोकल्चर के बारे में अगर आप कहेंगे तो मोनोकल्चर क्या है? एक समय में एक खेत या कृषि प्रणाली में एक ही फसल, पौधे, पशुधन, किस्म, नस्ल, ये सब होगा। मतलब नाम से ही समझ आया, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत सारे, है ना, बाई मतलब दो, तो ये होता है। तो मोनोकल्चर नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक समय में एक ही चीज़ है जो वो खेतों में डाली जाएगी और एक फसल वहाँ पर उगाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, गेहूँ हो गया, धान हो गया, ये सब मोनोकल्चर में आता है, ठीक है। पूसा 44 धान की एक किस्म है और ये बड़ी मतलब ऐसी किस्म है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देती है। लेकिन अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि पंजाब सरकार ने इस पर रोक लगाई है। उसका कारण क्या है कि पंजाब सरकार ने इसलिए रोक लगाई है क्योंकि वहाँ पर वो नहीं चाहते कि इसको यूज़ किया जाए। कारण इसका वहाँ का जो भूजल है, मतलब जो वाटर टेबल है, वो डिप्लीट कर रही है, नीचे जा रही है। और इसमें क्या है, पानी बहुत चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, अवधि लंबी होती है, ठीक है। इसकी उपज तो बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका समय ज़्यादा, अब समय ज़्यादा हो जाता है तो 4-5 चक्र पानी के और ज़्यादा देने पड़ते हैं, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से समस्या हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट है जो सही है, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं इसको डिस्कस करूँ, इससे पहले आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सेशन को शेयर कर दें। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज सेशन को शेयर करें। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओस्लो अकॉर्ड है जो वो इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुआ एक समझौता था। कैंप डेविड अकॉर्ड है जो वो इजराइल इजिप्ट के बीच हुआ एक समझौता था। बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो वो सत्य है? याद कर लीजिएगा कि ओस्लो अकॉर्ड है जो, ओस्लो अकॉर्ड, ठीक है, ये इजराइल और फिलिस्तीन, क्योंकि अभी चर्चा में भी चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक समझौता था, ठीक है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके बीच में था ये, ठीक है। कब था? 1993-95 में। और पहली बार ये था कि जब दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। तो ये आपका सही है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा, अगर आप कैंप डेविड के बारे में कहेंगे तो कैंप डेविड किसके किसके बीच में है? इजराइल और इजिप्ट के बीच में है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। समय क्या है इसका? इसका समय है 1978, ठीक है, 1978 का समय है ये, ठीक है। और ये एक इजिप्ट और इजराइल के बीच में है, ठीक। तो याद रखिएगा, इजिप्ट इजराइल आ जाए तो कैंप डेविड होगा और ओस्लो आ जाए तो इजराइल और फिलिस्तीन होगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है, सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वाली स्लाइड देख लीजिए और ये वाली स्लाइड में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें से आप अपने आंसर को मैच कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपका स्कोर रहा। और अगर आपको ये चाहिए, आपको जो PDF चाहिए, तो प्लीज़ आप
टेलीग्राम पे आइए, टेलीग्राम यहाँ से आपको स्कैन करके आ सकते हैं आप, या फिर आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।